बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरजाना सिद्दीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। नाज़रीन, रोज़ाना सैकड़ों खबरें अखबारों में छपती हैं, सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन्स पर चलती हैं, मगर फिर भी बहुत सी खबरें और अवामी मसाइल नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही सिर्फ ये है कि हर उस मसले को हाईलाइट किया जाए जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। अवामी मसाइल के हल से पहले उनकी निशानदही भी ज़रूरी है। उन तमाम मसाइल को हम प्रोग्राम खबर क्या है में लाएंगे ज़ेर बहस। हम बनेंगे आपकी आवाज़, खबर के साथ होगी अंदर की हर वो बात जिसे छुपाया जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद हुसैन, जबकि इस्लामाबाद से ही फ़हीम अख्तर ने भी हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ मुल्तान से होंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ सरफराज अली अंसारी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और बल्ले के निशान की बहाली का मामला जो है वो एक बार फिर से बिगड़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 3 मार्च को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की रजिस्ट्रेशन पर भी सवालात उठाए हैं। इस खबर के अंदर असल खबर क्या है, तफसीलात जान लेते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा मामला क्या है और असल खबर क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमातों में से एक है। इस सियासी जमात को बतौर जो जमात है वो ख़तरात दरपेश हैं और बड़े संगीन किस्म के ख़तरात दरपेश हैं। हमने देखा 2024 के जो इंतखाबात हुए उसमें भी तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की वजह से जो बल्ले का निशान, जो उनका इंतखाबी सिंबल था, वो वापस ले लिया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 बार पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको भी कलअदम करार दे चुका है। तो तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च 2024 को एक बार फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए और पीटीआई का ये क्लेम था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं इनकी रोशनी में अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। और इनकी जो तफसीलात है वो 4 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी थी। लेकिन ये जो तफसीलात जमा कराई और उसके तकरीबन 50 से 51 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को जो 23 अप्रैल है उसको नोटिस किया और ये कहा कि 30 अप्रैल को जो हमारे एतराज़ात हैं उसके ऊपर जो है वो आप पेश हों और जवाब दें। इसके ऊपर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और जो फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन, वो पेश हुए और पीटीआई को 7 जो सवालात के ऊपर मुश्तमिल जो एतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फराहम कर दिए। और जो तफसीलात हमने हासिल की हैं, 92 न्यूज़ ने हासिल की हैं, इन तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की इनलिस्टमेंट्स समेत जो उनकी रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं उनके ऊपर भी एतराज़ात जो हैं वो उठाए गए हैं। सबसे अहम मामला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन एतराज़ात में उठाया है कि तहरीक इंसाफ ने अपने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 208 है उसके तहत नहीं कराए और 5 साल से तहरीक इंसाफ की जो बतौर सियासी जमात इंतज़ामी ढांचा है वो मौजूद नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने ये सवाल किया तहरीक इंसाफ से कि क्या पीटीआई का इस वक्त स्टेटस क्या है, बतौर सियासी जमात क्या है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेक्शन 202(5) जो है वो ये कहता है कि तमाम सियासी जमातें जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के बाद अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 7 रोज़ के अंदर जमा कराएंगी। क्योंकि 5 साल से पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, तो इस वक्त उनकी सियासी जमात का क्या स्टेटस है और वो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जमा कराए गए। इसके अलावा जो पीटीआई की जो जनरल बॉडी का इजलास होता है 31 जनवरी 2024 को, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इन एतराज़ात में सवाल उठाया और ये कहा है कि जो जनरल बॉडी की मीटिंग है क्या वो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 208(3) के मुताबिक है, क्योंकि सेक्शन 208(3) इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकर्रर करती है कोई भी सियासी जमात हो उसकी जनरल बॉडी होगी, फिर वो वोटिंग के अंदर शामिल होगी, क्या वो ये तय किया गया है। इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने उनसे सवाल किया है। और फिर जो सबसे अहम मामला है फरजाना वो ये है कि जो 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो 3 मार्च को आपके जो मुबैना इंटर पार्टी इंतखाबात हुए हैं और जो उसकी तफसीलात आपने हमें जमा कराई हैं उसके मुताबिक जो फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ़ हसन साहब को तैनात किया गया है, क्या ये जो जनरल बॉडी है ये अपॉइंट कर सकती है या फिर ये नहीं कर सकती, इसके ऊपर भी सवाल उठाया। और इसके अलावा जो जनरल बॉडी है उसने वो जो फेडरल चीफ इलेक्शन अपॉइंट हुई है उसके साथ ही चीफ ऑर्गेनाइजर अपॉइंट किया गया था उस वक्त, जो कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, उनको जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं कौमी असम्बली में। तो ये पूछा गया कि जो चीफ ऑर्गेनाइजर है फिर उन्होंने फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिफाई किया है, क्या ये दोनों चीज़ें
कानूनी तौर के ऊपर ठीक हैं या फिर नहीं है। इसके अलावा जो अकबर एस बाबर समेत जो मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पहले भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर चुके हैं, उनकी जो 5 मुख्तलिफ और मुतफर्रिक किस्म की दरखास्तें आई हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके ऊपर क्वेश्चन किया है कि आपके मुताबिक इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इस हवाले से आगाह करें। और जो अहम मामला है वो ये है कि क्यों ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 208(5) के तहत तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के ऊपर जुर्माना आयद करे, कोई और कार्रवाई करे, और इस कार्रवाई के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट वाले मामला हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा फ़हीम, ये जो सारा मामला आपने अंदर की बात जो हमें बताई है, उसमें इससे कबल देखा जाए तो पीटीआई 2 बार कबल जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा चुकी थी, जिसे कलअदम करार दिया गया। 3 मार्च को ये जो दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए, उसके ऊपर 1.5 माह तक कोई एतराज़ नहीं आया, जबकि इलेक्शन कमीशन बाउंड होती है 14 रोज़ में जो है वो सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। वो सर्टिफिकेट तो जारी नहीं किया गया था, लेकिन 1.5 माह का अरसा गुजारने के बाद तब ये एतराज़ात सामने क्यों नहीं आए? देखिए, पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो महाजर आई है, इसकी पूरी तारीख मौजूद है। 2022 में पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बानी चेयरमैन जो है उसमें चेयरमैन इलेक्ट हो गए थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर एतराज़ात लगाना शुरू कर दिए कि आपकी जो नेशनल काउंसिल है वो नहीं है, आपकी जो नेशनल जो जनरल बॉडी है उसका नहीं हुआ। फिर आपने आइन के अंदर तरमीम कर दी। इस तरह के एतराज़ात लगाकर तहरीक इंसाफ को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन का कदम करार दे दिए। गैप बीच में दिया गया, उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है फ़हीम? तो फिर जो मतलब ये कि 2023 में भी यही रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर पीटीआई ने जो 3 मार्च को कराया, तो उसके तकरीबन 1.5 से पौने 2 माह के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ किया। वो भी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। 2 दफ़ा वो गए और फिर एक तहरीरी तौर के ऊपर दरख्वास्त दी कि हमें बताया जाए कि क्या कानूनी तौर के ऊपर हमारे जो इंटर पार्टी इलेक्शन हैं वो ठीक हुए हैं या फिर नहीं हुए, ये इसके ऊपर हमें वजाहत दी जाए। तो फिर कमीशन ने 23 अप्रैल को नोटिस किया। अब पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आयद किया गया, और जो इलेक्शन कमीशन ने हमसे जवाब मांगे हैं उसका जो जवाब है वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर देंगे। कुछ कानूनी किस्म के पीटीआई का ये कहना है कि कानूनी किस्म के ये जो सवालात हैं वो पूछे गए हैं, इनका हम जवाब देंगे। लेकिन अगर ये जो एतराज़ात जिनकी तफसीलात आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, अगर ये देखा जाए तो ये बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं जो कि पीटीआई से पूछे गए हैं, और आने वाले दिनों के अंदर एक नई जो कंट्रोवर्सी है पीटीआई के लिए वो पैदा हो सकती है। तो ये बात कि पीटीआई के इंतखाबी निशान की बहाली फौरी होने वाली है नहीं होने वाली, ये अभी मामला थोड़ा सा मजीद तो ताख़ीर का शिकार होगा। तो क्या पीटीआई एक बार फिर से इन तमाम मामलात के हल होने के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तरफ ही जाएगी? इस हवाले से तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी चंद रोज़ पहले, तो उसके अंदर इस बात का जो एलामिया जारी किया गया था वो ये कहा गया था ये हमारे आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, अब हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन मज़ीद नहीं कराएंगे, अब इन्हीं को हम एक्सेप्ट करेंगे। पहले पीटीआई ने ये फैसला किया था कि हम इन्हीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर दूर ना हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो भी हुक्म होगा फिर उसको हम हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज करेंगे। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये तमाम एतराज़ात जो हैं उन पे इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं होता, और तो क्या एक बार फिर से बात वही है कि अगर वो एतराज़ात दूर नहीं होते तो फिर से जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तरफ पीटीआई को जाना पड़ेगा? देखिए, अगर तो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन मजीद नहीं कराएंगे, फिर हम कानूनी जंग लड़ेंगे। कानूनी जंग में आपको पता है हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम भी है, बहुत सी फोरम वो उधर तक लेके जाएंगे। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो महाजराई है वो बढ़ती जा रही है, और पीटीआई ये डिसाइड कर चुकी है कि हम किसी तौर के ऊपर जो वो पीछे नहीं हटेंगे और इंटर पार्टी इलेक्शंस इन्हीं को एक्सेप्ट करवाएंगे। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एतराज़ात के ऊपर जो एतराज़ात कर रहा है। अब इस केस की समाअत जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक गई है, जब दोबारा इस केस की समाअत होगी तो इसमें जो पीटीआई जवाब जमा कराएगी, जो कि फिल वक्त पीटीआई की तरफ से अभी इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं उसके ऊपर जवाब जमा नहीं कराया गया, जब जवाब जमा कराएंगे तो फिर देखेंगे कि मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब आता है। ठीक है, पीटीआई की फिलहाल कोशिश यही है तमाम एतराज़ात लगाए गए हैं, इन एतराज़ात को दूर किया जाए। नाज़रीन, मज़ीद भी खबरें आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है, पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामज़न है, अगरचे रफ्तार थोड़ी सुस्त है।
दुनिया ने डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कमाल महारत हासिल कर ली है, लेकिन पाकिस्तान में आवाम अब भी मसाइल का शिकार है। बेशतर अमूर अब डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीक़ों से होंगे, लेकिन सुस्त रवि से काम करने वाले बेशतर अफसरान की छुट्टी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान 2028 तक अपने अहदाफ हासिल कर लेगा? पाकिस्तान ने डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर कितना काम किया है? तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन, नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद हैं, और हम इनसे ही जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। जावेद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो मामलात हैं कि अफसरान की छुट्टी हो जाएगी और जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ हम बहुत से फ़ायदे हासिल करेंगे, कितनी सच है? जी देखें, आज की जो खबर है वो हम IT सेक्टर से इसे लेकर आए हैं, और इसमें हम आपको बताते चलें कि जो एक प्रोजेक्ट है जो कि जिसका नाम डीप डिजिटल इकॉनमी एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की जानिब से इसकी फ़ंडिंग की जा रही है। इस मंसूबे का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो गया है और वजारत IT जो है इस पर काम अभी शुरू कर रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस टेक्नोलॉजी से जैसा कि मुल्क में अमूमी तौर पर यह बात होती है कि गवर्नेंस के मसाइल हैं, आम आदमी को रिलीफ की बात की जाए तो वहाँ पर भी गवर्नेंस के मसाइल दिखाई देते हैं। तो ई गवर्नेंस का जो एक मॉडल है उसे अप्लाई करने के हवाले से पाकिस्तान में इसका आगाज़ किया गया है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे तरक्की कर चुकी है टेक्नोलॉजी में, तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। और इस हवाले से एक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें जो ग्राफिक्स दिखाए गए हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में, जिसे डीप कहा जाता है, बहुत पीछे रह गया है। अब उस पर फोकस किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि जो आम आदमी तक पहुंचने वाली गवर्नेंस के जो फ़वाइद हैं वो शफाफियत के साथ वहां तक पहुंच सकें, और जो इकॉनमी के मामलात हैं जिसमें जो ट्रांजिशंस होती हैं, माली ट्रांजिशंस, उनकी शफाफियत को भी मद्देनज़र रखा जा सके और उसे भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। तो इस हवाले से ये मंसूबा है जिसमें आम तौर पर जो रेड टेप का शिकार हो जाती हैं फ़ाइलें, या फिर वो इक़दाम जो कि आम आदमी से रिलीफ से मुतालिक होते हैं वो डिले का शिकार हो जाते हैं, सुस्त रवी का शिकार हो जाते हैं, और उसके पीछे जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो कारफरमा होते हैं, जिसमें अमूमी तौर पर जो फ़ाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जाने के लिए, उसे चलाने के लिए उसको पहिए लगाने की बात की जाती है। तो ये तमाम तो रुकावटें इस सिस्टम से ख़त्म हो जाएंगी। ये एक टेक्नोलॉजी है जिस पर आज नहीं तो कल लाजमी तौर पर तमाम ममालिक को दुनिया भर के आना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में अगर इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए और इसके अंदर इनोवेशन क्या है, तो इसकी जो बहुत बड़ी अफादियत जो आम आदमी के लिए है वो एक ट्रांसपेरेंसी और वक्त जो है वक्त का ज़िया किए बगैर कामों की तकमील है। तो इस हवाले से अगर इसको देखा जाए, इसमें मज़ीद बात की जाए तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, या जो ज़मीनों का लेन देन है, या जो ज़मीनों की मुंतकिली का अमल होता है, और उसी के साथ साथ जो बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं, उन तमाम तर प्रोसेस को जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाना, और फिर एक डेटाबेस जो कि कायम होगा इसके ज़रिए उस डेटाबेस का जो इस्तेमाल है वो मुनासिब अंदाज में किया जा सकेगा, जिस पर हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं वो बर वक्त और कितने सेक्टर्स होंगे जिन सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी से जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? जी देखिए, इसका जो फ़ायदा है वो एक आम आदमी का इससे फ़ायदा होगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एक इस फोरम को जो कि कनेक्टेड होगा आपके नादरा के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ IT उसको स्टीयरिंग कर रही होगी, और इसके साथ साथ आपका जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इससे मुंसलिक होगा, और दीगर जो इदारे हैं वो इससे मुंसलिक होंगे, और एक एप्लीकेशन की सूरत में मोबाइल फ़ोन में आ जाएंगे, जिस पर आपको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही तमाम तर जो काम हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे। चाहे वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो, या गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवानी हो, या जहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एजेंट माफिया या जो टाउट या क्लरिकल स्टाफ जो रिश्वतस्तानी के वाक़यात रूनमा होते हैं वो इससे ख़त्म हो सकेंगे। तो एक अच्छी खबर एक आम आदमी के लिए है, और बुरी खबर उन लोगों के लिए जो कि इस पूरे सिस्टम को स्लो करने में और पैसे खाने में या सिस्टम को डाउन करने में मुलविस हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। तो ये जो नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, ये मौजूदा निज़ाम में फिट इन हो सकेगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है, और इसमें बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है कि एक आम आदमी का जो माइंडसेट है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ जो एक सरकारी
इदारे में या महकमे में काम करने वाला जो शख्स है उसका भी माइंडसेट तब्दील करने के हवाले से इस प्रोजेक्ट में यही बड़े चैलेंजेस हैं जिसके लिए अब ये काम शुरू किया गया है। 4 साल मंसूबा है जिस पर तकरीबन 21 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। $74 मिलियन की फंडिंग है जो कि वर्ल्ड बैंक करने जा रहा है और इस हवाले से अब इस पर काम शुरू किया गया है और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर जो है वो लाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ई गवर्नेंस में तमाम जो डिविजन्स हैं, वजारतें हैं, उनको मुंतकिल किया जा सके डिजिटली जो प्रोसेस है उसके ऊपर, ताकि जो स्लोनेस है सिस्टम की और जो वसाइल हैं उनका जो गलत इस्तेमाल किया जाता है उसको दुरुस्त समत में लाने के हवाले से बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। अगर इस पे तमाम तर सिस्टम को मुंतकिल कर दिया जाता है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो 99% मेक श्योर की जा सकेगी कि आपके जो काम है सरकारी सतह पर जो होने वाले वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकेंगे और बर वक्त हो सकेंगे। तो इस हवाले से बड़ा चैलेंज यही है कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझ के उस पर मुंतकिल करना, आवाम के ज़हनों को तब्दील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ ही रहेगा इस वक्त CEO नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डॉक्टर बाबर मजीद भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। थैंक यू वेरी मच। बाबर साहब, ये बताइएगा कि नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है, क्या फ़ायदे इसके आप देख रहे हैं, कितना फ़ायदेमंद होगा ये? देखिए, इसको आम शहरी के लिए इसको सिंपल वर्ड्स में मैं बयान कर देता हूँ। इस पर जो टॉप 9 मोस्ट इमर्जिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैं, हमने उनकी एक स्टडी की और आप इसको मतलब जो डिजिटलाइजेशन है, मैं उसके लिए बात करना चाहता हूँ। जो टॉप मोस्ट इमर्जिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, हमने उनकी डिजिटल ग्रोथ की स्टडी की कि क्या फैक्टर्स। ठीक। So there is a very strong correlation between the economic development of those countries and the digitalization. यानी कि जिस सीरियसनेस और इन डेप्थ डिजिटलाइजेशन से वो लेके चले हैं अपनी कंट्री को, there is a very strong correlation कि उनकी इकोनॉमी भी उसी तरह से ऊपर गई। So this gives us a very good opportunity and lesson कि हमें भी अपने आप को डिजिटलाइज करने के। अब जब हम डिजिटलाइज की बात करते हैं तो अगेन इसका मतलब क्या है? देखें, इसको हम 3 बड़े पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि डिजिटलाइजेशन फॉर द सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि जो सिटीजन सर्विसेज हैं, जो सिटीजन आपको बिल्स की लाइन में जो लंबा लगना पड़ता है, या बैंक अकाउंट्स, या आपके गवर्नमेंट से कोई भी काम है, या वाटर बिल आपने पे करना है, या आपको वाटर बिल में कोई इशू है, तो यू हैव टू विजिट देम। आप उनके पास जाते हैं, कितने घंटे लगाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अपने डेस्कटॉप पे बैठ के या अपने मोबाइल फ़ोन से कर लें तो देखें एक आम शहरी की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। सो दिस इज़ डिजिटल सोसाइटी। सेकेंड चीज़ जो है इसका कॉम्पोनेंट, वो है डिजिटल इकॉनमी। अच्छा, डिजिटल इकॉनमी का मतलब ये है कि हम अपनी इकॉनमी को जितना डिजिटलाइज, जितना ट्रांसपेरेंट और जितना एफिशिएंट करेंगे उतनी ही फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इट्स अ नो ब्रेनर। और इसका तीसरा पार्ट जो है वो है डिजिटल गवर्नेंस। हमारी गवर्नेंस, जिस तरह से अभी डिस्कस हो रहा था कि हमारी जो गवर्नेंस है उसमें एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट होगी जब हम आईटी इंटरवेंशन से डिजिटलाइजेशन में। तो इन चीज़ों को रियलाइज करने के लिए मल्टीपल इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स के डीप प्रोजेक्ट जो है इज़ अ की माइलस्टोन। इट्स अ की माइलस्टोन इन द डिजिटलाइजेशन जर्नी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा बाबर मजीद साहब, ये कहिएगा कि ये जो नया मंसूबा है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क कितना है इसमें? देखिए, जब डिजिटलाइजेशन होगी, जब चीज़ें ऑनलाइन होंगी, तो ऑफ कोर्स साइबर सिक्योरिटी के न्यू रिस्क इवॉल्व होंगे। दिस इज हाउ दे गो हैंड इन। दैट इज वाई इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर साइबर सिक्योरिटी एक खास कंसर्न है। तो जब हम डिजिटलाइजेशन को डिज़ाइन करते हैं तो उसके साथ हम उसकी साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एक कंप्लीट लेयर होती है। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ डेवलप कर लिया और साइबर सिक्योरिटी का आपने ख्याल नहीं रखा। तो ऑफ कोर्स साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो इस स्कोप का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसको करने के लिए हमने वेरी सिस्टमैटिकली डिफरेंट एक्सपर्ट्स, बॉडीज एंड डिपार्टमेंट्स को इंगेज किया। यानी कि देयर इज अ थॉरो प्रोसेस के जो भी चीज़ डिजिटलाइज होती है, नॉट ओनली ये कि उसको इन ऑपरेशन साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पे देखा जाता है, बल्कि जब वो डेवलप हो रही है, उसका आर्किटेक्चर बन रहा है, एवरी स्टेज के ऊपर वो डिजिटलाइजेशन की जाए और साइबर सिक्योरिटी की एफर्ट्स की जाए।
डॉक्टर साहब, जैसा कि डीप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि फरजाना ने भी सवाल किया था कि माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। पहले तो डिजिटलाइजेशन से मुतालिक लोगों को शऊर देना पड़ेगा, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम की तरफ आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर आपकी क्या राय है कि इसे कैसे अबूर किया जाएगा, इस चैलेंज को? अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, जब टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होता है तो एक चीज़ याद रखें कि सबसे आसान पार्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना, जो बाकी के दो कंपोनेंट्स हैं वो बड़ा चैलेंज होता है। सबसे बड़ा जो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है पीपल, चेंज मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमंस डोंट वेलकम चेंज इजीली until unless they're convinced। और ये चैलेंज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ है गवर्नमेंट, यानी कि विद इन द गवर्नमेंट एज वेल। हम ये फील करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि चैलेंज लोगों को साथ लेके चलना, चैलेंज लोगों की कैपेबिलिटी को डेवलप करना। लेकिन जब आप यही सर्विसेज डिजिटलाइज भी करते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि क्या लोग इतने कैपेबिलिटी हम लोगों में डेवलप कर सकेंगे कि वो उस एप्लीकेशन को यूज कर सके। क्योंकि देखने में ये आया है कि अब बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि इवन सिर्फ ये बात पाकिस्तान की नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा, काफी हिस्सा वेस्ट में गुजारा, तो मैंने देखा कि वेस्ट में भी जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके, दे वांट टू गो एंड स्टैंड इन द क्यू। वो कहते हैं वी सोशलाइज, हम मिलते हैं लोगों से, हमें वो तरीका अच्छा लगता है। तो ये चैलेंजेस ऑफ कोर्स हैं। अच्छा, ये है फर्स्ट जो मैंने बताया। पहली चीज टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन थी, सेकंड चैलेंज पीपल होता है, एंड थर्ड जो चैलेंज होता है अगेन वो होता है कि आप सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज़ों को डिजिटलाइज नहीं कर देते, इट्स अ कंप्लीट न्यू डिज़ाइन। तो अगर हम गवर्नमेंट की डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो दिस ऑल्सो मीन्स अ कंप्लीट न्यू डिज़ाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, which actually again is a big challenge because of the people resistance। तो ये इसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज हैं जिसको हमने अगेन इस इनिशिएटिव के अंदर बिल्ड किया। जी डॉक्टर साहब, आप अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ तो एक आम आदमी की बात की जा रही है ना कि आम आवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि उनको समझना है पहले। दूसरी जानिब जो सिस्टम में मौजूद जो सरकारी एक माइंडसेट है, जिस तरह के महकमों में जाया जाए तो वहाँ पर स्लो डाउन करने का या काम ना करने की एक रवायत सी नज़र आती है, तो वो एक बड़ा चैलेंज वो सिस्टम के अंदर भी मौजूद है। तो उसे ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो उनके लिए एक खौफ का बायस है कि उनकी जो इनकम के दूसरे ज़राए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी से, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है जो सिस्टम के अंदर मौजूद है? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल से मेरी मुराद गवर्नमेंट का इंटरनल था, तो यस ये चैलेंज एग्जिस्ट करता है। और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह कहा जाता है ना कि खुदा ना खास्ता पैसे खाने के लिए ही लोग इसको रेजिस्ट करते हैं कि जी वो कैसे होगा, ये बात नहीं है। शायद ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो टू सम एक्सटेंट। बड़ा चैलेंज जो एग्जिस्ट करता है वो ह्यूमन नेचर टू रेजिस्ट द चेंज। देखिए, एक शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी के लिए 30 साल 35 साल वो मैनुअल फाइल्स के ऊपर गुजारे हैं, उनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी को लर्न करना और एक्सेप्ट करना, जबकि यंग पीपल उनसे जल्दी उसको अडॉप्ट कर जाते हैं, दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड टू बी अ बिग बैरियर। अच्छा, इसको एड्रेस कैसे करना? इसको एड्रेस करने के लिए हम कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आईटी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और आई होप कि इंशाल्लाह मतलब द डायरेक्शन इज़ वेरी राइट। दुनिया में बाकी मुल्कों ने भी इसको किया है, जब उन्होंने इसको फोकस किया है तो ज़रूरत जो इस स्टेज पे होती है टू इनिशिएट वो है टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट। एंड पाकिस्तान में आई विल से कि वी आर लकी राइट नाउ। इस वक्त हमें टॉप मैनेजमेंट से कमिटमेंट मिल रही है, गवर्नमेंट में इवन प्राइम मिनिस्टर साहब, इवन मिनिस्ट्रीज, दे ऑल वांट टू डू इट और वो हमें हर तरह की सपोर्ट दे रहे हैं। सो आई सी लाइट, आई सी चैलेंजेस बट आई सी लाइट कि जी ये इसको किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर बाबर साहब, ये बताइएगा, ये जो डिजिटल इन्हांसमेंट का जो मंसूबा आप बता रहे हैं बहुत वसी हमें दिखाई दे रहा है, बहुत से सेक्टर्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं, ये मंसूबा मुकम्मल कब तक हो जाएगा? देखिए, जिस तरह से पहले अर्ज किया है कि ये तकरीबन 4 साल का प्रोजेक्ट है। यस, ये अभी अपेरेंटली स्कोप में जितने नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये इससे भी ज़्यादा ब्रॉड है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह एक कॉम्पोनेंट इसमें
डिजिटल गवर्नेंस का जो है, इसके अंदर हमें नॉट ओनली फेडरल गवर्नमेंट बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी साथ लेके चलना है। जो पोर्टल है, जो सर्विसेज हैं, डिजिटल सर्विसेज फॉर द सिटीजन्स हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेते हैं पंजाब में और आप उसको सेल करते हैं सिंध में, राइट? तो अब आपके 2 प्रोविंसेस इन्वॉल्व हो गए। तो अगर इसको हमें ऑटोमेट करना है तो इट एक्चुअली मीन्स कि प्रोविंसेस आर ऑन बोर्ड एज वेल, उनके बिजनेस प्रोसेसेस भी ऑटोमेटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं और डेटा शेयर हो रहा है। ये मैंने हर कीवर्ड जो यूज किया है, इसके पीछे अलग-अलग प्रोजेक्ट स्ट्रीम्स हैं, बिकॉज के अदरवाइज इसके बगैर ये होगा नहीं। तो इसलिए इट इज फार मोर आउटरीचिंग देन अदर्स। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें ये सारी मालूमात जो हैं वो दी हैं, इस मंसूबे को जो है इन फ्यूचर हम किस तरह से स्टेबल रख सकेंगे? क्या इसके लिए फंड्स जो हैं वो कैसे दिए जाएंगे? जी देखिए, इस हवाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है वो इस पूरे प्रोजेक्ट की एक स्टीयरिंग के तौर पर, एक अथॉरिटी के तौर पर काम कर रही है। और इसके नीचे जो फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और साथ ही साथ नादरा है, उसका डेटाबेस इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर साथ में जो स्पोर्टिव डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, जिसमें नेशनल आईटी बोर्ड भी शामिल है और दीगर इदारे हैं, वो इसके साथ मिल के काम करेंगे। और साथ में जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आखिर में बात की जो सूबों के हवाले से, तो जो 18वीं तरमीम के तहत बहुत सारी जो डिवॉल्व हुई पावर्स सूबों को, तो उस हवाले से आपको बताएं कि इस मंसूबे को एक्निक की तरफ से भी अप्रूव किया गया है और सूबों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है इस मंसूबे में। तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स जो है उनका क़याम अमल में लाया जाएगा, जो पूरे मंसूबे की मॉनिटरिंग करेंगे। और साथ ही साथ फिर उन यूनिट्स के ऊपर प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी एक बनाई जाएगी, जिसमें सूबाई जो आईटी बोर्ड्स हैं उनके हुक्काम भी, नेशनल लेवल पे जो लोग हैं और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के और दीगर इदारों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे, जो पूरे प्रोजेक्ट की स्टीयरिंग करेंगे। 4 साल का मंसूबा है और जो स्टीयरिंग कमेटी है वो तमाम पर वो इक़दाम लेगी जो मॉनिटरिंग के हवाले से होंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इस मंसूबे के होंगे, और तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेकर पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल लेवल पे इस मंसूबे को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, जिसके लिए तमाम मिनिस्ट्रीज़, जैसा कि अगर विफाकी हुकूमत की बात की जाए तो तकरीबन 44 के करीब इसकी डिवीज़न्स हैं और 33 के करीब जैसे वजारतें बनती हैं उसमें। तो जो डिवीज़न्स हैं उनको पहले से काम शुरू कर दिया गया है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पर लाने के लिए, और ये बताया जा रहा है कि 20 या 22 डिवीज़न्स ऐसी हैं जिनको ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन की तरफ लाया जा चुका है। और कोशिश की जा रही है कि ई गवर्नेंस के साथ जो पेपरलेस वर्क है दफातर में, उनको यकीनी बनाया जा सके। तो ये पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट है जो कि तमाम तर वजारतों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि चंद ही रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इस बात की हिदायत जारी की गई हैं तमाम डिवीज़न्स और वजारतों को कि वो अपने ई गवर्नेंस के जो मामलात हैं, और वजारत आईटी को ये हिदायत दी गई है कि वो 1 महीने में इन तमाम वजारतों और डिवीज़न्स की रिपोर्ट उनको पेश करेंगी कि ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो ये अमल अब शुरू कर दिया गया है और कोशिश ये की जाएगी कि इसे बर वक्त किया जाए। लेकिन एक रवायती तरीका हमारे यहाँ जो देखने में आता है कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि अवामी नौइयत के और अवामी फ़ायदे के होते हैं, वो अमूमी तौर पर सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। अगर तमाम तर तवानाइयाँ इस मंसूबे पर लगाई जाएँ और इसको डिजिटल इकॉनमी इन्हेंसमेंट के इस मंसूबे को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो बहुत सारे जो आपके माशी मसाइल या डिजिटल जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इंटरनेशनली और कौमी सतह पर या बैन-अक़वामी सतह पर, उसमें भी शफाफियत आएगी। और जो एतराज़ात उठाए जाते हैं जो फंडिंग के हवाले से, बहुत से मामला जो है वो शफाफ भी हो जाएंगे। और अगर देखा जाए तो करप्शन का भी खात्मा हमें दिखाई देता, इसमें देख सकते हैं हम कि किस तरह से करप्शन का खात्मा भी होगा। CEO इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डॉक्टर बाबर मजीद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, वापस आने के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे जनूबी पंजाब की, जहां अस्पतालों में दिल के मरीजों के लिए सहूलियात का बड़ा फुकदान है। दिल के अमराज का वाहिद अस्पताल भी मसाइल का गढ़ बना हुआ है, जिसकी वजह से दिल के मरीजों को इलाज के लिए लाहौर समेत दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। ये मसाइल कब से हैं और महकमा सेहत इसे क्यों नज़रअंदाज करा है? तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज अली अंसारी से। सरफराज, ये बताइएगा कि ये मसाइल कब हल होंगे और इसकी डिटेल्स क्या हैं?
जी बिल्कुल, देखिए कि बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी तरजीहात कुछ और हैं। जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है गुज़िश्ता चंद साल, उसमें दीगर शोबों को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है शोबा हेल्थ को पहुंचा है। इकॉनमी के बाद शोबा हेल्थ जो है वो निगलेक्टेड रहा है कई सालों से। अगर बात करें मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के सबसे बड़े दिल के अमराज के लिए वाहिद अस्पताल मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की, तो उसके अंदर जो है सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ वाल्व जो हैं वो नायाब हैं, और स्टंट्स जो हैं मुख्तलिफ साइज़ के वो भी नहीं मिल रहे, जबकि पेस मेकर जो दिल की मसनूई बैटरी जो होती है दिल को मसनूई तौर पर चलाने के लिए वो भी नहीं मिल रही, और मरीज़ों को अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पर कि ये जो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ये न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि KP के अंदरून सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले जो गरीब मरीज़ हैं उनको भी ये सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है, और ये उनके लिए बिलाशुबा एक नेमत की सहूलत, नेमत जो है ना उसका दर्जा रखता है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से जैसे मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी रही है, तो यहाँ पर मामलात खासे गंभीर रहे हैं और बहुत सारी जो सहूलियात हैं उनका फुकदान नज़र आया है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मुखैर हजरात जो हैं वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी सहूलियात जो है वो मरीज़ों से दूर हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ तो ये जो पेस मेकर्स हैं, ये सिंगल चैम्बर जो पेस मेकर है बाज़ार के अंदर 2,40,000 रुपये में मिल रहा है, जबकि अगर डबल चैम्बर पेस मेकर उसकी बात करेंगे तो वो 4,80,000 रुपये में मिल रहा है। अगर एक बंदा आप सपोज करें कि कोई दिहाड़ीदार है या कोई गरीब बंदा इलाज के लिए आ जाता है और उसकी बेचारे की दिल की बैटरी दिल काम नहीं कर रहा और उसको मसनूई मतलब बैटरी लगानी पड़ जाएगी या पेस मेकर उसको देना पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, तो वो बेचारा 2 लाख 3 लाख या 4 लाख कहाँ से निकालेगा। इस वजह से जो है ये अच्छी खासी गंभीर सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि दीगर शोबों की तरह ये जो हेल्थ का शोबा इस पर भी खुसूसी तवज्जो दे। बिल्कुल सरफराज, हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस इशू को हाईलाइट किया था ताकि जो हुकामे बाला हैं वो इस तरफ मुतवज्जे हों। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस पेस मेकर के हवाले से हमने जिक्र किया था और ये नापैद होता दिखाई दे रहा है, हालांकि इसकी बहुत ज़रूरत है दिल के मरीज़ों के लिए। सरफराज, दिल के मरीज़ों के लिए ये जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं, कब से किल्लत चल रही है अस्पतालों में इनकी? अच्छा, ये किल्लत जो है ये गुज़िश्ता कई माह से चल रही है, और जब इस हवाले से MS हैं इधर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर इकबाल साहब, उनसे मेरी बात भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो पेस मेकर्स हैं उनके लिए हमने सेक्रेटरी हेल्थ साहब को लिख दिया है और मुतअद्दिद मरतबा लिखा है, और उनका यही कहना है कि चंद रोज़ में जो है ये आपको फराहम कर दिए जाएंगे। जब मैंने स्टंट्स के हवाले से उनसे बात की, जो मुख्तलिफ साइज़ के स्टंट्स भी नहीं मिल रहे और एंजियोप्लास्टी कई मरीज़ों की जो है वो मरीज़ों की जो है कई मार रुकी रहती है, तो उन्होंने इस पर बताया कि स्टंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ स्टंट्स होते हैं जो एबनॉर्मल साइज़ के होते हैं, तो वो इधर कार्डियोलॉजी में मौजूद नहीं है, वो भी हम अरेंज कर लेते हैं। कोई शाज़ो नाज़र इस तरह के मरीज़ आते हैं, जबकि वाल्व जो है जो बाईपास सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी शॉर्टेज है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ साइज़ हैं उनकी भी शॉर्टेज है। तो ये कई माह से चल रही है। अस्पताल की इंतज़ामिया जो अपनी कई कोशिशों में मसरूफ़ रहती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों की शायद ये तरजीहात नहीं है, शोबा हेल्थ जो है उसकी तरफ उनकी तरजीहात नहीं है। और वो देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर देख लें कि मरियम नवाज साहिबा ने अब ऑन व्हीकल जो है हॉस्पिटल स्टार्ट किए, लेकिन जो पहले से हॉस्पिटल चल रहे हैं, रन कर रही है, उनको चाहिए था कि उनको वो अच्छे तरीके से ऑन कर लेती और उनको वो तमाम इक्विपमेंट्स और तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती जिनसे मरीज़ों को सहूलियात मैसर आती, लेकिन उनकी तरजीहात कुछ और हैं। तो सरफराज, अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इन मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या कह रही है अस्पताल इंतज़ामिया? जी बिल्कुल, अस्पताल इंतज़ामिया जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मेरी बात हुई है तो उन्होंने यही बताया कि सेक्रेटरी हेल्थ से जब भी हमारी मीटिंग होती है हम उनको लिख कर देते हैं कि पेस मेकर जो है वो यहाँ पर नायाब है। उन्होंने मुझे बताया कि एक मॉडल फार्मेसी हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही है
वहाँ पर मुखैर हजरात की तरफ से जो है पेस मेकर्स रखे हुए हैं, मसनूई दिल की बैटरियाँ जो हैं, तो उसमें कुछ मरीज़ों को सब्सिडी मिल जाती है, या फिर कोई ऐसे मरीज़ जो बेचारे जमा पूंजी लुटाकर अपने प्यारों को बचाना चाहते हैं तो वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मतलब कि सिंगल चैम्बर जो पेस मेकर है वो 2,40,000 में वहाँ से मिल रहा है, और इसी तरह जो डबल चैम्बर का है पेस मेकर वो 4,80,000 रुपये में मिल रहा है। लेकिन फरजाना बात यह है कि हर मरीज़ जो है वो यहाँ पर ना तो उसकी कैपेसिटी है और ना ही वो बिल्कुल सरफराज, यही बात मैं आपसे करने लगी थी कि हर मरीज़ इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अस्पताल की जानिब से क्या उसका कोई साथ दिया जाता है उन्हें, या फिर चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं? उसमें फिर ये होता है कि जैसे इंतज़ामिया ने लिखा होता है और वो उम्मीद पे बैठी होती है कि मतलब पंजाब हुकूमत उनको कोई फंड्स फराहम करेगी या किसी बाहर की कंपनी से उनको इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगी, तो वो इसी तरह वो मरीज़ को फिर आगे 2 माह 4 माह 6 माह इवन के 2 साल का भी सर्जरी के लिए टाइम दिया जाता है। हमारे पास इस तरह की स्लिप्स भी आती हैं जिस पर तो क्या मरीज़ के पास 2 साल का वक्त होता है सरफराज? बिल्कुल नहीं होता, और बहुत सारे मरीज़ जो है बेचारे इसी जो है ना दौरान वो अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं, खालिक हकीकी से जा मिलते हैं, और बाईपास सर्जरी ना होने से उनकी, और मतलब उनके ऑपरेशन ना होने से, सर्जरी होने से बहुत सारे मरीज़ जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो खुसूसी तवज्जो दें और अपनी तरजीहात को इस पर सबसे पहले रखें। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उन पर तो हेल्थ और एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं वहाँ पर ऐसे शोबों पर कम तवज्जो दी जाती है और उन पर जो है दूसरी तरजीहात होती हैं, उनको वो नेगलेक्ट। अच्छा सरफराज, गालिबन इस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ को भी एक ख़त लिखा गया था, तो क्या वहाँ से कोई इस हवाले से जवाब आया है? जी बिल्कुल, MS से जो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही बताया था कि सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने कहा कि चंद ही जो है दिनों के अंदर आपको पेस मेकर्स फराहम कर दिए जाएंगे, लेकिन मेरी बात भी उनसे ये गाहे बगाहे होती रहती है। ये 15 दिन पहले भी यही मौक़िफ़ था सेक्रेटरी हेल्थ साहब का, और अभी भी मतलब सेम सिचुएशन है, इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। अच्छा सरफराज, इस मामले को लेकर आपकी किसी ऑफिशियल से बात हुई कि इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए या उनका मौक़िफ़ सामने आए? देखिए हॉस्पिटल की जो इंतज़ाम की उसमें मेरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से डॉक्टर इकबाल से अच्छी खासी लंबी गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो चाहते तो हैं कि ये मतलब कि हाईलाइट हो, मतलब लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते कि ऑन कैमरा हम खुद आकर इसको जो है ना वो गवर्नमेंट के सामने रखें या आवाम के सामने रखें। तो वो चाहते हैं कि भाई ये मामला हल हो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी हेल्थ को लेटर लिख सकते हैं, उनको वो मतलब डिमांड कर सकते हैं कि ये वाली हॉस्पिटल्स के अंदर डेफिशिएंसी है, इसको पूरा करने के लिए हमें फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। तो फंड्स फराहम करने के हवाले से सरफराज ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक सेहत के मसाइल के हवाले से एक मामला है जो कि हाईलाइट करना चाहिए और करना बनता भी है, तो फिर सामने आकर बात करने पे क्या एतराज़ है? एक्चुअली जितने भी हाई ऑफिशल्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है या जितने भी हॉस्पिटल्स के हैं लोग, वो समझते हैं कि मतलब जब हम ऑन कैमरा आकर बात करेंगे तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है। वो मरीज़ों के हक़ में बोलेंगे, अपनी जो इदारा है, उनका इंस्टीट्यूशन है, उनका हॉस्पिटल है, उनसे हक़ में बात करेंगे। लेकिन वो समझते हैं कि ये हम पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करेंगे या जो भी मतलब वफाक है या पंजाब है उसके अगेंस्ट हम बात करेंगे। यही वजह मेरे ज़हन में आती है कि वो ऑन कैमरा आकर बात करने से खतराते हैं और अवॉइड करते हैं। सेहत के मामला पर बात करना बिल्कुल भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाता। सरफराज बहुत शुक्रिया आपका, जबकि जावेद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद थे। जावेद आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। फ़हीम आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपको कैसे लगा, इस हवाले से आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।